नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यूएनओ के बारे में चर्चा कर रहे थे और यूएनओ के बहुत सारे टॉपिक्स या उनके जो मेन ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। हम जनरल असेंबली के बारे में, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे। साथ ही साथ हम इसके इन बॉडीज को भारत के संदर्भ में भी डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के संदर्भ में भी और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी। तो इंटरनेशनल कोर्ट, ओके दोस्तों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट की हम बात करें तो जिस तरह से भारत में कोर्ट की व्यवस्था है, न्यायालय की व्यवस्था है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कोर्ट होता है। अर्थात जब यूएनओ का गठन किया गया था उस समय इस तरह की समस्याएं थी कि यदि किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे स्थिति में उनके बीच का जो विवाद है उसको मिटाने के लिए सक्रिय भूमिका कौन निभाएगा। तो इसीलिए जो यूएनओ के जो मेन ऑर्गन्स है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट को भी स्थान दिया गया। तो दोस्तों, जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था यूएनओ के गठन के अंतिम सम्मेलन के रूप में, अर्थात जब यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था तो यूएनओ चार्टर के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट के लिए भी एक संविधान की प्रस्तावना रखी गई थी और उसी के साथ में यूएनओ चार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट के रूल रेगुलेशन तथा उसके कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्या की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में अनुमति दी गई थी या उसे भी पास किया गया था। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यूएनओ चैप्टर था। यूएनओ चैप्टर के यूएनओ जो चार्टर है यानी जो यूएनओ का घोषणा पत्र है उसके कौन से चैप्टर में इंटरनेशनल कोर्ट का जिक्र है। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट का जो यूएनओ चार्टर है उसके चैप्टर 14 में इसका उल्लेख है, चैप्टर 14 में इसका उल्लेख है। और अगर हम चैप्टर 14 के आर्टिकलों की बात करें तो ये आर्टिकल 92 से 96 तक समाहित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई यूएनओ चार्टर के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में। अभी हम बात कर ही रहे थे कि इंटरनेशनल कोर्ट के लिए भी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में पास किया गया था, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगर हम चैप्टरों की बात करते हैं यानी कि वो कितने भागों में डिवाइड है, तो उसके जो चैप्टर है वो चैप्टर उसमें कितने हैं, 5 चैप्टर हैं। और अगर टोटल आर्टिकलों की हम बात करते हैं तो टोटल आर्टिकल इसमें कितने हैं, 70 आर्टिकल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी एग्जाम्स। ओके फ्रेंड्स, तो चैप्टर 5 यानी कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, किसमें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल चैप्टर की हम बात करते हैं तो 5 चैप्टर हैं और टोटल आर्टिकल कितने हैं, इसमें 70 आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं अब आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इसकी स्थापना का जो सबसे पहले जो सुझाव दिया गया था वो वाशिंगटन सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन आया था तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसके कॉन्स्टिट्यूशन को अनुमति दी गई थी और इसको स्थायी रूप से क्या किया गया था, स्थायी रूप से इसका गठन भी किया गया था। लेकिन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन से पूर्व ही इसकी जो इसका स्वरूप था वो बन चुका था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1945 को, यानी कि जो स्टेबल हुआ था या स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। जबकि जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था वो 1 जून 1945 को हुआ था।
यानी कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इंटरनेशनल कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया गया था, लेकिन ये जो बॉडी अस्तित्व में आ चुकी थी वो 3 अप्रैल 1945 को ही ये क्या आ चुकी थी, अस्तित्व में आ चुकी थी। अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर जो है वो हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और ये एकमात्र ऐसा ही बॉडी है, यानी यूएनओ का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है। यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, हेग नीदरलैंड, नीदरलैंड का एक शहर है हेग, उसमें इसकी बॉडी स्थापित हुई है। तो क्या दोस्तों, इसकी जो इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो हेग नीदरलैंड में है, तो इसकी जो सुनवाई का जो दायरा है वो हेग तक ही है? नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट चाहे तो विश्व के किसी भी स्थान पर वह अपना ब्रांच खोल सकता है और वहां पर बैठकर वह उसकी सुनवाई, किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है के बारे में, अलग संविधान के बारे में हम बात कर ही चुके थे, और इसके बाद हम बात करते हैं इसके गठन की। इसका जो गठन हुआ यानी कि कॉम्बिनेशन क्या है, इसका गठन की बात करते हैं हम। और गठन की बात करते हैं तो यूएनओ चार्टर के कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, और वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 92 में इसका उल्लेख है। यानी कि आर्टिकल 92 ये कहता है कि किस तरह से यूएनओ की जो बॉडी है यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट, उसका कैसे गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसके आर्टिकल 92 के तहत, यानी कि इसमें इंटरनेशनल कोर्ट में जो जजों की संख्या होगी, न्यायाधीशों की जो कुल संख्या होगी, न्यायाधीशों की संख्या, और वो कितनी होगी? 15 सदस्य होंगे। यानी कि टोटल न्यायाधीशों की संख्या 15 होगी। और इसमें देखिए इसकी जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति किसके अनुसार की जाएगी, यानी कि इसका जो निर्वाचन होगा वो किसके आधार पे होगा? यानी कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद की सलाह पर जो जनरल असेंबली है, महासभा द्वारा प्रति 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, सुरक्षा परिषद की सलाह किसकी होगी? सुरक्षा परिषद की होगी। यानी कि सुरक्षा परिषद की अनुमति मिलना या उसका सुझाव मिलना आवश्यक है। और उसके पश्चात जो महासभा है वो 3 वर्ष, हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीशों को क्या करेगी? वह निर्वाचित करेगी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे या कार्य मुक्त हो जाएंगे, और नए 5 न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। एक इसमें विशेष ध्यान रखना दोस्तों, वो विशेष चीज क्या है इसमें? वो विशेष चीज ये है कि किसी भी न्यायाधीश को दोबारा से निर्वाचित किया जा सकता है। यानी कि न्यायाधीश को दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दोबारा निर्वाचित हो सकता है, वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है कोई भी न्यायाधीश। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 2018 में अपने दलबीर सिंह भंडारी को दोबारा से निर्वाचित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये निर्वाचित होने के बाद ये जो सदस्य होंगे, यानी कि जो टोटल 15 सदस्य होंगे, तो इनमें से क्या होगा? ये स्वयं ही, ये आपस में जो 15 सदस्य हैं, ये हर 3 वर्ष के बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, वही 3 वर्ष, यानी कि
प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। कौन करेंगे? ये 15 सदस्य, यानी कि 15 सदस्य ही आपस में क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे और इस वोटिंग के माध्यम से क्या किया जाएगा? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं अध्यक्ष से मतलब यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और ये जो उपाध्यक्ष होगा ये वाइस चीफ जस्टिस होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। आगे हम बात करते हैं यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा वो 3 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्यकाल की। अगर हम न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करते हैं तो एक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होगा वो 9 वर्ष होगा। कितना होगा? 9 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है, एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होगा। ये एक स्थायी बॉडी है, तो इसलिए इस बॉडी को स्थायी रखने के लिए हर 3 वर्ष के पश्चात 5 न्यायाधीशों को क्या कर दिया जाता है? रिटायर्ड कर दिया जाता है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सर्कुलेशन बना रखा है ताकि कभी भी न्यायाधीशों की कमी ना हो। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है उन न्यायाधीशों में उन नियुक्ति में विशेष तौर से ये ध्यान रखा जाता है कि जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होंगे वो संपूर्ण विश्व से हो, यानी कि हर क्षेत्र का न्याय प्रतिनिधित्व करता हो, न्यायिक प्रतिनिधित्व हो। इस तरह से वो न्यायाधीशों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। किसी भी राष्ट्र से एक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई इसकी गठन की। अब देखिए इसमें एक चीज और देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई योग्यता है? बिल्कुल योग्यता है। तो वो योग्यता किस तरह की है कि एक राष्ट्र से योग्यता किस तरह की योग्यता होनी चाहिए? उसमें पहली बात वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय कानून का वो विशेषज्ञ होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। जिस राष्ट्र से वो संबंध रखता है उस राष्ट्र में वो न्यायपालिका का सर्वोच्च पद प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। और साथ ही जो विशेष जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, उसका जो नैतिक चरित्र है वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, साथ ही जो इसके गठन की बात होती है यानी कि इसमें किसी भी तरीके से, यानी कि कोई भी अगर केस की कोई सुनवाई हो रही है तो वो अगर उस देश से संबंधित अगर वो मामला है तो उसमें वो न्यायाधीश भाग नहीं लेगा। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के संबंध में सिंधु नदी जल विवाद से संबंधित कोई डिस्प्यूट है और वो केस कहाँ पे, वो मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चला जाता है, तो वहां पर दलबीर सिंह भंडारी उस बेंच में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके कोरम की। इसका जो कोरम होगा यानी कि किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए कितने न्यायाधीशों का होना आवश्यक है? न्यूनतम कितने न्यायाधीशों का क्या होनी चाहिए? एक कोरम होना चाहिए। तो कोरम की बात करते हैं हम। कोरम, जिसको हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। तो कोरम के लिए न्यूनतम जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम न्यायाधीश कितने होने चाहिए कोरम में? 9 न्यायाधीश होने चाहिए। यानी किसी भी मामले की अगर सुनवाई हो रही है तो उस मामले में न्यूनतम जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 9 न्यायाधीश। यानी कि जिस तरह से भारत में संविधान पीठ होती है, यानी कि न्यूनतम उसका जो कोरम होता है वो 5 न्यायाधीश होते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यूनतम जो न्यायाधीशों का जो कोरम होता है वो 9 न्यायाधीशों का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उस इंटरनेशनल कोर्ट की कोई आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जो आधिकारिक भाषा है इसकी, आधिकारिक भाषा वो भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी। कौन सी भाषा है? फ्रेंच, और दूसरी क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच और अंग्रेजी। यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट के जितने भी वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, वो फ्रेंच भाषा या अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यानी कि जो इंटरनेशनल न्यायालय है, उसमें अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। थोड़ा करंट अफेयर्स के लिए जरूरी हो जाता है ये।
तो वर्तमान अध्यक्ष इंटरनेशनल कोर्ट का वर्तमान अध्यक्ष पद को कौन सुशोभित कर रहा है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष, तो वर्तमान जो अध्यक्ष पद पे जो सुशोभित है वो अब्दुल क्वी अहमद यूसुफ वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इनका जो निर्वाचन किया गया था ये कब से इस पद पे हैं, ये है 6 फरवरी 2018 से ये इस पद पे सुशोभित है। और ये जो जज है ये कहां से है, कौन से देश से संबंध रखते हैं, ये सोमालिया से संबंध रखते हैं। और जो सोमालिया कहाँ पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल का एक देश है, वहां से ये संबंध रखते हैं। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल कोर्ट के वह अब्दुल क्वी अहमद यूसुफ है, जो सोमालिया प्रांत से संबंध रखते हैं। इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो चाइना से है और वो लेडीज हैं और उनका नाम है जू, यानी कि अंग्रेजी में XUE जू हैंकिन ये है। और ये कहां से हैं, चीन से हैं। और इनका निर्वाचन भी कब किया गया था, 6 फरवरी 2018 से ही ये क्या है, उपाध्यक्ष है। ये महिला है, ध्यान रखिएगा। जो वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो महिला है उपाध्यक्ष जो है वो महिला है, ठीक है, जू हैंकिन। और वर्तमान जो अध्यक्ष है वह अब्दुल क्वी अहमद यूसुफ, ठीक है। इसी के साथ हम भारत के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं कि भारत से भी कोई न्यायाधीश है, या अब तक अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो भारत से भी कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसे कोई व्यक्ति है जो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक गए हों। तो हम बात कर लेते हैं यहीं पे, यानी कि भारत से संबंधित न्यायाधीश, भारत से संबंधित कौन कौन से न्यायाधीश हैं, भारत के कौन कौन से व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नंबर के जो व्यक्ति हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस पद को सुशोभित करने वाले, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश के पद को सुशोभित करने वाले जो प्रथम भारतीय हैं उनका नाम है BN राव। अच्छे से जानते होंगे इनको BN राव, जो कि अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने वाले व्यक्ति है। BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव है। और इनका जो कार्यकाल रहा था अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वो 1952 से 1953 तक रहा था। इसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से ये पूरे अपने 9 वर्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं कर सके थे, ठीक है। BN राव ऐसे प्रथम व्यक्ति थे। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे नगेंद्र सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इनके बारे में आप विशेष ध्यान रखिएगा। नगेंद्र सिंह दूसरे जो व्यक्ति थे, नगेंद्र सिंह। और इनका जो कार्यकाल था वो 1985 से 1988 के बीच कार्यकाल था। और दोस्तों एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि ये इस कार्यकाल के दौरान क्या थे, ये इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट के ये क्या थे, चीफ जस्टिस थे, यानी कि चीफ प्रेसिडेंट थे, या हम प्रेसिडेंट कह सकते हैं इसको, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इनका टेन्यूर स्टार्ट हुआ था 1985 से 1988। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट थे इस दौरान एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अध्यक्ष पद पर ये नियुक्त हुए थे, ठीक है। नगेंद्र सिंह का संबंध हम बात करते हैं तो राजस्थान से ही है, तो राजस्थानियों के लिए विशेष इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका संबंध डूंगरपुर से है, कहां से है, डूंगरपुर से है। और ये राजस्थान में स्थित है, दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर नाम का एक जिला है, वहां से ये संबंध रखते हैं। नगेंद्र सिंह राजा महाराजाओं के वंश से थे ये। और ये जो महाराज लक्ष्मण सिंह थे, लक्ष्मण सिंह के क्या थे, भाई थे, लक्ष्मण सिंह के ये भाई थे ये। और अगर नगेंद्र सिंह के बारे में हम और बात करें तो ये भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं ये। साथ ही ये राष्ट्रपति के मुख्य सचिव भी रहे हैं,
क्या रहे हैं, राष्ट्रपति के मुख्य सचिव के पद पे भी ये कार्य कर चुके हैं, राष्ट्रपति के मुख्य सचिव के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। नगेंद्र सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न बनता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत थे या उन्होंने कार्य किया था। तो इसका सीधा सा अर्थ है, जो आंसर है वो है नगेंद्र सिंह, जो संबंध डूंगरपुर से रखते हैं, यानी कि राजस्थान की ये लाडले हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे की बात करते हैं हम, तीसरे शख्स की बात करते हैं। तो वो तीसरे व्यक्ति थे रघुनंदन स्वरूप पाठक। रघुनंदन स्वरूप पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1989 से 1991 के बीच रहा था। यानी कि जब नगेंद्र सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1985 से 1988 के बीच, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी हेग नीदरलैंड में ही क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए इनकी मौत हो गई थी, और जो मृत्यु इनकी हुई थी वो कब हुई थी, 11 दिसंबर 1988 को। 11 दिसंबर 1988 को इनकी हेग में ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जो तीसरे जो न्यायाधीश बने रघुनंदन स्वरूप पाठक बने थे, यानी कि ये आकस्मिक चुनाव में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए इनका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। चौथे जो व्यक्ति हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और चौथे जो व्यक्ति है वो दलबीर सिंह भंडारी है। दलबीर सिंह भंडारी कौन है, दलबीर सिंह भंडारी है चौथे व्यक्ति। और दलबीर सिंह जो भंडारी है वो किससे संबंध रखते हैं, ये जोधपुर से हैं, ये जोधपुर राजस्थान से संबंध रखते हैं। इनका जो संबंध है वो जोधपुर से है, दलबीर सिंह भंडारी। और ये एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जो भारत के दूसरी बार न्यायाधीश बनने में सफल हुए हैं। यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो आगे और बढ़ेगा, और ये 2012 में इनको नियुक्ति मिली थी, यानी कि 2000 प्लस 9 कितने हो गए, 12 से 9, यानी कि 12 और 9 कितने हो गए, 21। इनका जो पहला कार्यकाल होगा वो 2021 तक होगा, और दूसरा कार्यकाल जो होगा इनका 2022 से 2030 तक रहेगा। यानी कि ये 18 साल तक क्या रहेंगे, दलबीर सिंह भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत से संबंधित जो न्यायाधीश है वो BN राव पहले व्यक्ति हैं, दूसरे नगेंद्र सिंह है, रघुनंदन स्वरूप पाठक है, और दलबीर सिंह भंडारी है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज विशेष ध्यान रखिए, ये जो दो न्यायाधीश है ये राजस्थान से संबंध रखते हैं, इसलिए राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये हो गई बात इसके बैकग्राउंड की और भारत के संदर्भ में बात हो गई। ठीक है, अब हम इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है, जो शक्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मित्रों यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल आप विजुअलाइजेशन कर पा रहे होंगे। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आपको दिख रहा होगा कि हेग नीदरलैंड में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है और इंटरनेशनल कोर्ट में किस तरह से न्यायाधीश वगैरह बैठे हुए हैं, वो सब आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऐसा फील कर पा रहे होंगे आप। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि जो इसके क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो इसको 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार है। पहला ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, दूसरे की बात करते हैं ऐच्छिक के बाद में आवश्यक या अनिवार्य क्षेत्राधिकार, और तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है परामर्श। तीसरा क्या है, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। तो ये
तीन तरह के इसको क्षेत्राधिकार है, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को क्या है, अधिकार है, उसके कुछ पावर्स है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ऐच्छिक क्षेत्राधिकार की। तो ऐच्छिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। न्यायालय उन सभी पे विचार कर सकता है। पहली बात, इसमें जो पहला पॉइंट है, न्यायालय उन सभी विवादों पर चर्चा कर सकता है जिसे राज्य स्वयं अपनी मर्जी से न्यायालय के समक्ष रखता हो। यानी कि पहली बात क्या हो गई, राज्य स्व इच्छा से, राज्य से मतलब राष्ट्र है यहाँ पे, स्व इच्छा से, राज्य स्व इच्छा से मामला न्यायालय के समक्ष रखे, न्यायालय के समक्ष रखे तो न्यायालय उस पर विचार कर सकता है। ठीक है, पहली जो पावर है इसका ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, राज्य अगर अपनी इच्छा से रखे, इच्छा से ऐसा करता है तो क्या कर सकता है वो, न्यायालय उस पर क्या कर सकता है, अपनी सुनवाई कर सकता है, अपना न्याय प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि ये इच्छा पर डिपेंड करता है, किसके, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, यानी कि राज्यों की इच्छा पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, राज्यों की अगर इच्छा होती है तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद में जो दूसरा जो क्षेत्राधिकार है, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार जो है वो आर्टिकल 93 के तहत, यदि मान लीजिए कोई राष्ट्र अगर यूएनओ का सदस्य नहीं है तो क्या ऐसी स्थिति में भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसकी सुनवाई कर सकता है? तो मित्रों बिल्कुल कर सकता है। वो किस तरह से कर सकता है, अगर सुरक्षा परिषद, अगर सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर उसका सुझाव देती है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति से, सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश से, सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश से आर्टिकल यानी कि यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 93 के तहत के अनुसार सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश से आर्टिकल 93 के अनुसार गैर सदस्यी राज्यों को भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका दूसरा ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है। यानी कि मान लीजिए कोई गैर सदस्य यानी यूएनओ का सदस्य नहीं है तो उसको अगर वो यूएनओ का गैर सदस्य है, यूएनओ का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी विवाद को रख सकता है, लेकिन उससे पूर्व सिक्योरिटी काउंसिल की क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करती है उसका नाम, तो आर्टिकल 93 के तहत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसको प्रविधि या संविधि में शामिल कर सकती है और उसके पश्चात क्या कर सकती है, उसके पश्चात न्यायालय उस पर अपना न्याय प्रदान कर सकता है। ठीक है, ऐसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो ऐसा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की, तो नोरू एक ऐसा राष्ट्र है, नोरू गैर सदस्य ही राष्ट्र है, जो किसमें आता है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में उसको शामिल किया गया है। यानी कि नोरू चाहे तो यहाँ से क्या, नोरू अपनी स्व इच्छा से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से न्याय की डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए ऐच्छिक क्षेत्राधिकार और इसके कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो इंडोनेशिया और जो मलेशिया है, मलेशिया और इंडोनेशिया, यानी कि जो एग्जाम्पल है ये इसके ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के, इंडोनेशिया जो एशिया पैसिफिक के क्षेत्र है, इंडोनेशिया
तथा मलेशिया, क्लिक कर रहा होगा आपको, मलेशिया कहाँ है, इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में एक कुछ द्वीप है, दो द्वीप है, और उन द्वीपों का है सिपिदान और लिपिदान, सिपिदान और लिपिदान। इन दोनों के संबंध में, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों राष्ट्रों की सहमति से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सिपिदान और लिपिदान जो द्वीप है, द्वीप, इसके संबंध में डिसीजन दिया। और ये डिसीजन किसके फेवर में था, ये डिसीजन इंडोनेशिया के फेवर में था। इंडोनेशिया के, ठीक है, ये इंडोनेशिया के फेवर में था। तो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न थी, सिपिदान और लिपिदान द्वीप के बीच। तो इस मामले को ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेके गए। इसमें दोनों देशों की सहमति थी, और इन दोनों देशों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस पर सुनवाई की, और सिपिदान और लिपिदान द्वीप पर जो भी विवाद था, वो जो इंडोनेशिया ने जो तर्क दिया था, उस तर्क पे इंडोनेशिया को इसमें जीत मिली। ठीक है, यानी कि सिपिदान और लिपिदान पे वर्तमान जो अधिकार क्षेत्र है वो इंडोनेशिया का है। ये पैसिफिक क्षेत्र के द्वीप हैं। और दूसरा ऐसा ही एक मामला था कैमरून तथा नाइजीरिया के बीच, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के राज्य हैं, कैमरून और दूसरा नाइजीरिया। कैमरून और नाइजीरिया, इनके बीच एक द्वीप था बेक्कास द्वीप था। और इस बेक्कास द्वीप पर भी, कैमरून और नाइजीरिया के बीच जो बेक्कास द्वीप है, इस बेक्कास द्वीप पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ने अपना न्याय प्रस्तुत किया था। तो ये हो गई ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि कोई राष्ट्र अगर चाहे तो वो न्याय की मांग कर सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन मामलों में क्या नहीं कर सकता है, डायरेक्टली अपनी स्व इच्छा से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी सदस्यों की इच्छा इसमें होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शनल है ये। इसके बाद जो दूसरा जो क्षेत्राधिकार है, वो दूसरा है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अनिवार्य क्षेत्राधिकार, अनिवार्य यानी कि कंपल्सरी प्रिविलेजेस है, इसके प्रिविलेज राइट्स है, कंपल्सरी। दूसरा है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। और अनिवार्य क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे उसमें राष्ट्र की सहमति हो या न हो। अब कौन कौन से मामलों में वो हस्तक्षेप कर सकता है, तो ऐसे जो मामले हैं कि ऐसे जो मामले वो क्या है, देखिए कौन कौन से मामले हैं। ऐसे कोई संधि हो सकती है, ठीक है, यानी कि ट्रीटी, संधि, कोई संधि है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है, ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। से संबंधित मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामलों में वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि कोई संधि है, देखिए जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच संधि थी, कौन सी, सिंधु जल बंटवारा एक ट्रीटी थी, समझौता था वो। तो उस समझौते में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया। और 1960 में इस ट्रीटी के तहत, एक संधि के तहत, यानी कि दोनों देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया और उसके तहत क्या किया, उन्होंने हस्तक्षेप किया। ये अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। तो कोई भी देश संधि से रिलेटेड मामला वहां पर ले जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित कोई मामला हो तो ऐसे स्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य स्वयं घोषणा कर इन क्षेत्रों में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता है। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली राज्य क्या करता है, अनिवार्य जो क्षेत्राधिकार है किसी भी राज्य के, वो राज्य स्वयं क्या करता है, घोषणा करता है। और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, उसमें हस्तक्षेप करता है, इसीलिए वो उसके अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है परामर्श।
तीसरा जो क्षेत्राधिकार है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय हैं वो समय समय पर जो यूएनओ के जो बॉडीज है, ऑर्गन्स है, उनको कानूनी परामर्श देता है। यानी मान लीजिए जैसे सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, महासभा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो कानूनी पेच है या कानूनी समस्या आ रही है तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वो क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो यूएनओ के जो यानी कि यूएनओ के जो अदर फंक्शंस करने वाले, अदर कार्य करने वाले जो फंक्शंस हैं, जैसे WHO या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो संगठन हैं उनको भी ये परामर्श देने के लिए क्या है, बाध्य है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना जो परामर्श क्षेत्राधिकार है ये किसी भी बॉडी पर क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। यानी कि जो ये परामर्श देता है ये परामर्श उस पर बाध्यकारी नहीं है। अब देखिए इसका जो, अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 96 के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है। देखिए हमने पहली क्लास में जो सुरक्षा परिषद से संबंधित हमने क्लास ली थी, उस क्लास में हमने एक विशेष रेजोल्यूशन की बात की थी, रिसोल्यूशन की बात की थी। वो था पहला, उसमें क्या था, यूनिटिंग फॉर पीस रिसोल्यूशन। ठीक है, रिसोल्यूशन 1950। इसकी कहानी में बता चुका हूं, जो सुरक्षा परिषद से संबंधित जो टॉपिक हुआ था उसमें इस कहानी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। यूनिटिंग फॉर पीस रेसोल्यूशन जब महासभा ने इसको पास कर दिया था तो ऐसी स्थिति में परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार के कारण या इस क्षेत्राधिकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया था, और हस्तक्षेप करने के बाद में इस कानून को क्या बताया था, उन्होंने वैध बताया था, यानी कि ये लीगल है ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। तो ऐसे मामलों में परामर्श दे सकता है कौन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 3 क्षेत्राधिकार है, पहला ऐच्छिक है, दूसरा अनिवार्य, तीसरा परामर्शात्मक। ठीक है। 3 हम क्षेत्राधिकारों की बात कर चुके हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब इसके बाद में हम बात करते हैं चैम्बर, एक अलग टर्म है, वर्ड है चैम्बर। चैम्बर एक शब्द है और चैम्बर का अर्थ क्या है यहाँ समझते हैं हम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूर्णकालिक सत्रों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और पूर्णकालिक सत्र यानी कि उसमें न्यायाधीश होते हैं, यानी कि 9 न्यायाधीश होते हैं। तो पूर्णकालिक सत्रों का गठन किया जाता है और उसी के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित जो मामले होते हैं या संधि से संबंधित मामले होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार चैम्बरों का भी क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है। इकाइयों का गठन किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। छोटी इकाइयां ये क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या होती है, छोटी इकाइयां होती है, छोटी इकाइयां होती है। और आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेशनल कोर्ट, जैसे मान लीजिए काम का बर्डन बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट चैम्बर का क्या करता है, निर्माण करता है। और इस चैम्बर के द्वारा जो निर्णय होते हैं, निर्णय क्या होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के स्वरूप ही होते हैं। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में जैसे डिसीजन होते हैं उसी तरह से चैम्बर के जो निर्णय होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। ठीक है, सर्वमान्य होते हैं। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी मामले में चैम्बर का गठन किया था। ठीक है, चैम्बर ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी मामले
मामलों के लिए भी किसका गठन किया था, चैम्बर का गठन किया था, जो आवश्यकता पड़ने पर क्या पर्यावरण से संबंधित कोई भी अगर मामला आता है तो उसकी सुनवाई कर सके। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि चैम्बर आपके समझ में आ गया होगा। यानी इंटरनेशनल कोर्ट की जो सुनवाई, जो बेंच होती है वो एक लार्ज स्केल पे होती है, बड़ा होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब कार्य बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट क्या कर सकता है, छोटी इकाइयों का गठन कर सकता है। और उन छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है, चैम्बर्स कहा जाता है, चैम्बर कहा जाता है। और इनके जो निर्णय होते हैं वो जो सर्वमान्य जो न्यायालय होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, उसी की तरह सर्वमान्य होते हैं। यानी कि जो उसके डिसीजन और इनके डिसीजन में कोई फर्क नहीं होता है, एक ही वैल्यू होती है। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने क्या किया था, एक चैम्बर का गठन किया था। इन चैम्बर्स का जो गठन किया जाता है ये प्रतिवर्ष किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपके जहन में एक बेहतर समझ विकसित हो पाई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।